अपने भाई रोहित की बातों को सुनकर के प्रेरणा उसके करीब गई और कहने लगी, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक तो हो ना छोटू। इतना कहते हुए प्रेरणा ने अपने भाई को गले लगा ली और कुछ देर के बाद उससे अलग हुई और रघु के पास आई और कहने लगी, और आप लोग मुझे बताइए कि ये सब बात क्या है। रघु हकलाते हुए बोला, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि प्रेम सिंघानिया ने उस डांस बार को हमेशा के लिए बंद कर दिया और जो पैसा उसने उस औरत को दिया था वह औरत भी अब जेल में है। प्रेम सिंघानिया ऐसा है कि एक पैसा भी अपना बर्बाद नहीं कर सकता है। वह बहुत ही सातिन माइंडेड का इंसान है और जो भी वह तुम्हारे साथ किया वह भी अपने मतलब के लिए ही किया है। वह ऐसे घराने से ताल्लुकात रखता है जहाँ पर सिर्फ मतलबी लोग ही रहते हैं। उसके घर के सभी लोग वैसे ही हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए ही किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, किसी से भी काम निकलवा लेते हैं और काम करने के बाद वो लोग उसे इंसान को ऐसे जलील करते हैं कि सामने वाला इंसान पूरी तरह से अपने आप को बर्बाद महसूस करता है, जैसे कि इस वक्त तुम कर रही हो। इस वक्त प्रेरणा सिर्फ रघु की बातों को ध्यान से सुन रही थी। तभी वह रीना जी की तरफ नज़रें घुमाई और कहने लगी, आप मेरे बारे में बहुत कुछ छुपा रही हैं। मेरी लाइफ की सच्चाई क्या है आप ज़रा मुझे बताएंगी खुलकर। आप मेरी मौसी भी नहीं हैं। सच्चाई क्या है मैं आज जान कर ही रहूँगी। आप बस प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी की वह कड़वी सच्चाई बता दीजिए जिसे मैं आज तक अनजान हूँ। रीना जी बहुत परेशान लगने लगी। वह कहने लगी, अरे बेटा, यह तुमसे कौन कह दिया कि तुम्हारे ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई भी है कोई? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें तो पता है कि तुम बहुत ही गरीब घराने से हो। तुम्हें अपने पापा मम्मी के बारे में खुद तुम्हें अच्छे से पता है। तुम्हारा भाई। अभी रीना जी की बात कंप्लीट होती की तभी प्रेरणा कहने लगी, नहीं मासी, कुछ तो बात है जो आप सब लोग मुझसे छुपा रहे हैं। आप लोग सच बताते हैं या फिर मैं अभी। वह इतना बोली ही थी कि रीना जी कहने लगी, ठीक है, मैं सब कुछ तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर के वह कहने लगी, जब तुम बहुत छोटी थी, मतलब कि अभी 2 महीने की हुई थी कि तभी तुम्हारी अपनी माँ ने तुम्हें मंदिर के दरवाजे पर छोड़कर चली गई थी और मैं खुद उन्हें वह छोड़ते हुए देखी क्योंकि मैं बहुत पहले से ही उस बंगले पर काम करती आ रही थी। बड़े बड़े घरानों में मैं उस वक्त भी एक सिंह परिवार घर में काम करती थी। उनके परिवार में 2 बेटे थे। एक बेटे की पहले से शादी हो गई थी, दूसरे बेटे की शादी होनी थी और जब उनकी शादी हुई तो उनके साथ एक बच्ची भी आई थी, मगर इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। जब छोटी मालकिन आई तो किसी से मिलने को भी तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि वह अपने पति से भी दूर रहती थी। वह सबसे बचकर रहती थी। अचानक से एक बार जब मैं उनके कमरे में गई तो एक छोटी बच्ची को सोते हुए देखा और मैं झट से समझ गई कि कुछ तो माजरा है। मैंने उनसे पूछ डाली। इस वजह से उन्होंने अपनी पूरी कहानी मुझे बता दी क्योंकि उनको पहले से किसी से प्यार हो गया था और उनकी वही प्यार की निशानी वही बच्ची यानी कि तुम। वह मालकिन किसी भी तरह से मुझे अपने तरफ की और मैं भी उनकी मजबूरी समझ गई और वह जो कही मैंने हाँ में हाँ मिला दी। वह बच्ची को शादी के दिन ही छोटी मालकिन से मुझे वादा लिया कि यह बात किसी को भी न बताएं। मेरे मुंह बंद करने के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर मेरे बेटे की परवरिश और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे वह देने को तैयार थी। इसीलिए मैं आज तक वह बात अपने सीने से दबा कर रखी। वह सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहती थी। वह बच्ची को मंदिर के चौखट पर रख आई थी और वह रखने वाली मैं ही थी। फिर सुबह होते ही चारों तरफ हल्ला हो गया कि यहाँ बच्ची है। मैं ही उस बच्ची को रखा भी और मैंने उस बच्ची को वहाँ से उठा भी लिया।
और एक ऐसी जगह, ऐसे घर में दी जहाँ पर उनकी कोई औलाद नहीं थी, मगर वो लोग थे बहुत ही गरीब। और आज तुम यहाँ तक पहुँची हो सिर्फ़ और सिर्फ इस गरीबी के कारण। इसमें मेरा कसूर तो बहुत है, इसीलिए मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारे पीछे रही। मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा ताकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं, मगर शायद इस जन्म में मैं अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत बड़ी गलती की है, एक माँ को अपनी बेटी से अलग करवाने की। मुझे उस दिन अलग नहीं करना चाहिए था, मुझे खुद ही तुम्हें पालना चाहिए था, मुझे गरीबों के घर में नहीं देना चाहिए था। शायद मैं तुम्हें पाली होती तो आज तुम यहाँ नहीं होती, और जब मैं उन गरीबों को तुम्हें उनके हवाले कर दी तो उसके कुछ ही दिनों के बाद में रोहित भी जन्म लिया। तब से शीला ने सच में तुम्हें बहुत मानने लगी थी, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही उसकी गोद हरी हुई थी। इतना कहकर के रीना फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, और उनकी वजह से ही आज प्रेरणा इस दुख भरी ज़िंदगी को गुजार रही थी, वरना वह आज भी एक रानी की तरह ज़िंदगी गुजारती। अब प्रेरणा के सामने इतना बड़ा उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई सच्चाई जो पता चल गई थी, जो कि उसे जीने नहीं देगी। वह बहुत ज़्यादा ही फूट फूट कर रोने लगी कि उसके साथ ऐसा सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो कि आज उसे यह दिन देखना पड़ रहा था। वह बिल्कुल भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसको ऐसे रोते हुए देखकर रघु कहने लगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, जब तुम ही टूट जाओगी तो हम सब का क्या होगा। चलो यहाँ से तुम अपने सामान पैक करो और हम इस जगह से, इस शहर से हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाते हैं, नए शहर जहाँ हमें कोई नहीं जानता, जहाँ हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इतना सुनकर के प्रेरणा बोली, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ और किसके लिए जाऊँ। मेरा तो इस दुनिया में होते हुए भी कोई मेरा नहीं है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तभी इतना सब कुछ सुनकर रोहित उसके पास आया और गले लग कर के रोने लगा और बोला, दीदी मैं आपका भाई नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे अब प्यार नहीं करोगी, अब मुझे छोड़कर चली जाओगी। इतना सुनते ही प्रेरणा का दिल पूरी तरह से झकझोर सा गया था। वह रोहित को अपने गले लगाए हुए कहने लगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं जहाँ जाऊँगी तुमको साथ लेकर जाऊँगी, तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हम अभी जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें कुछ हो जाए मैं यह भी नहीं चाहूँगी। और एक बात, यह सब कुछ जानने के बाद यह मत समझना कि मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ या फिर तुम मेरे भाई नहीं हो। हमारा रिश्ता बिल्कुल पहले की तरह ही रहेगा। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हर हाल में कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम मेरे भाई थे और हमेशा रहोगे। उसके पास थोड़े बहुत सामान थे, उसने वही पैक किए और रेडी हो गई जाने के लिए। उधर रीना जी भी रेडी हो गई जाने के लिए। रघु उन तीनों को स्टेशन पर छोड़ने गया। वहीं मुंबई की ट्रेन लगी पड़ी थी। उसमें रघु, प्रेरणा, रीना जी और रोहित तीनों को बैठा दिया और बोला, आप तीनों चले जाओ यहाँ से, कभी भी यहाँ मत आना, और मुंबई जाते ही हमें ज़रूर फ़ोन करना। रीना जी ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा और ट्रेन खुलने में बस 5 मिनट ही वक्त रह गया था। रघु बाहर आया, मगर जब तक से ट्रेन चालू नहीं हो गया रघु वहीं उन्हीं का वेट कर रहा था। कुछ ही देर में ट्रेन स्टार्ट हो गया और वह इस जगह से यानी कि देहरादून से ट्रेन निकल चुकी थी। जैसे ही ट्रेन चालू हुई और कुछ दूरी पर गई तो प्रेरणा के सांसें अब शांत हुई, क्योंकि जब तक वह उस शहर में रही तब तक से आज तक उसके दिन खराब ही रहे। सारी ज़िंदगी वह परेशानी में ही रह नहीं सकती थी। उसकी तो अभी बहुत लंबी ज़िंदगी है। रीना
जी उसके पास में बैठी हुई थी। रीना जी सिर्फ इस वक्त प्रेरणा को ही देखे जा रही थी। प्रेरणा कहने लगी, आपकी कोई गलती नहीं है मासी, वह तो मेरी किस्मत में यही लिखा था, तो फिर आप कैसे बदल सकती हैं। यह सुनकर रीना जी की आंखों से आंसू आ गया। वह फ़ौरन से अपने आंसू साफ की और कहने लगी, नहीं बेटा, मैं अब से तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम बस मुझे अपनी माँ जैसा समझो। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा करो, मगर मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। ना मैं कल तुम्हें होने दी थी और ना ही आज, पर जो भी कुछ हुआ है वह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जिस औलाद के लिए इतना सब कुछ की, वही औलाद आज मुझे घर से बेघर कर दिया है। मैं अब किस मुँह से कहूँ कि मैं किसी लड़की की बलि दी और वही लड़का के लिए, उसके लिए मैंने यह सब कुछ किया। वही मुझे अपनी माँ तक नहीं मानता। रोहित भी प्रेरणा की गोदी में सर रखकर लेटा हुआ था। प्रेरणा अपनी आंखें बंद की थी। उसकी पिछली ज़िंदगी की सारी बुरी यादें उसकी आंखों के सामने आने लगे। जब रीना जी 7 साल की प्रेरणा को लेकर उस मालिक के घर गई तो उसे मालिक ने काम पर तो रख लिया, बट बहुत ही अजीब तरीके से प्रेरणा को देखता रहता। उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता। उसकी नज़रें बहुत ज़्यादा ही गंदी थी प्रेरणा पर। धीरे धीरे करते हुए ऐसे ही प्रेरणा बड़ी होने लगी थी। उसके भाई की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी थी। वह अपने लाइफ में बढ़िया करने लगी थी, अपने भाई को पढ़ाती थी। अचानक से उस मालिक का दिमाग फिर गया और उसने एक दिन प्रेरणा को अकेले बुलाया और उसने एक आदमी को प्रेरणा के साथ में भेज दिया और यह बोल कर के भेजा कि जाओ वहाँ पर भी काम करना है और तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जो काम तुम यहाँ पर साफ़ सफाई का करती हो वहाँ पर भी वही करना है। मगर वहाँ प्रेरणा गई तो वहाँ तो कुछ और ही मंजर था। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थीं जो कि उन लड़कियों को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए थे। बहुत ही लड़कियाँ उदास थीं और कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ही खुश थीं। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन सी जगह है। जब वह बोली कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे यहाँ से घर जाना है, तो वहाँ पर एक औरत बोली, जो यहाँ पर एक बार आ जाता है वह यहाँ से कभी नहीं जाता। अब तुम यहीं रहोगी। यह सुनना था कि प्रेरणा रोने लगी। उधर रीना जी भी प्रेरणा को ढूंढने में लग गई। वह जानती थी कि वह सिर्फ मालिक के घर जाती है और काम करती है और सीधा अपने घर जाती है। जब प्रेरणा सुबह से रात हो गई नहीं मिली तो रीना जी बहुत घबरा गई। अब रोहित भी रोने लगा। रीना यह देख कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसे शक हुआ कि मालिक कहीं प्रेरणा को किसी दूसरे जगह तो नहीं भेज दिया है। वह रात को ही मालिक के घर गई और रोते हुए कहने लगी, मालिक आप ऐसा कैसे कर दिए? कहाँ है मेरी बेटी प्रेरणा? आपने उसके साथ क्या किया है? मालिक तो पहले बोला कि वह यहाँ आज तो काम करने आई ही नहीं थी, मगर एक नौकर आकर बोला, मालिक वह तो आई थी, आपने ही तो किसी एक आदमी के साथ में उसे दूसरी जगह काम करने के लिए भेजे थे। इतना सुनते ही मालिक ने उस नौकर को डांट करके एक थप्पड़ लगाया और कहा, यहाँ से निकल जाओ, आज के बाद यहाँ पर काम करने मत आना। तब से रीना एक लफ्ज़ भी नहीं बोली और रोती गिड़गिड़ाते हुए बाहर आ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि मालिक ने प्रेरणा को कहीं भेज दिया है। अब वह अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी। वह कहे जा रही थी, मैं ही गलत थी, मुझे पता था कि यह कैसा इंसान है, मुझे यहाँ प्रेरणा को काम करने लाना ही नहीं चाहिए था। अभी वह दरवाजे के पास गई ही थी कि उधर से उस आदमी की पत्नी यानी कि इस घर की मालकिन आ रही थी। उसे रोते हुए देखकर कहने लगी, क्या हुआ है रीना, तुम रो क्यों रही हो? रीना रोते हुए उसके पैर पड़ गई और कहने लगी, मालकिन मेरी बेटी वो प्रेरणा मुझे चाहिए। मालिक ने उसे किसी दूसरे के हवाले कर दिया है, उसे भेज दिया है कहीं। प्लीज़ मालकिन आप उसे बचा लीजिए, वह मेरी बच्ची अभी नाजुक है, उसे इन सब की कोई भी समझ नहीं है। प्लीज़ मालकिन
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इतना कहते ही अपने हाथों से पकड़ कर के खड़ा करी। रीना जी खड़ी हुई तो रीना को देखते हुए बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं देखती हूँ, और चलो तुम मेरे साथ। वह भी गई। मालिक जब मालकिन को देखता है तो वह खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम आज आ गई, तुम तो कुछ दिन बाद आने वाली थी ना। तभी मालकिन गुस्सा होते हुए बोली, अभी इसी वक्त मुझे प्रेरणा वह लड़की चाहिए। यहाँ मालिक मालकिन के डर से जल्दी से फ़ोन करके उस आदमी के ज़रिए प्रेरणा को बुलाता है और प्रेरणा 1 घंटे के अंदर उस हवेली में आ गई थी। यह देखकर रीना बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। वह फ़ौरन से उसको लेकर घर चली गई और वह कभी भी अब वहाँ पर काम करने नहीं गई थी। वह ज़िंदगी की पहली ऐसी घटना थी जिससे कि रीना जी बहुत ज़्यादा डर गई थी कि प्रेरणा को कभी भी अब ऐसे घरों में काम करने के लिए नहीं जाने देगी या फिर कभी नहीं ले जाएगी उसे। तभी 2 दिनों के बाद वह मालिक फिर से कुछ आदमियों को प्रेरणा के घर में रात को भेजा और प्रेरणा को वहां से किडनैप कर लिया और वह ऐसी जगह भेज दिया जहां से प्रेरणा आज तक भी वहीं पर रही, वही डांस बार में। और रीना यह सब भी नहीं पता लगा पाई कि किसने यह करवाया, मगर धीरे धीरे करके वह प्रेरणा को ढूंढ ली थी और वह भी उसके साथ में ही वहाँ पर धोखे से रहने लगी थी। मगर उन लोगों ने प्रेरणा के भाई यानी कि रोहित को छुपा दिया था कहीं, जिस वजह से प्रेरणा सब कुछ जानते हुए भी अपनी मजबूरी में वहाँ पर रहना पड़ रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई की वजह से वह मजबूर बन गई थी और उनके कहे अनुसार ही सब कुछ कर रही थी। फिर प्रेम आया उसकी ज़िंदगी में और उसने उसे वहाँ से आज़ाद तो करवा दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी अब बहुत ज़्यादा ही नर्क बन चुकी थी। तभी मुंबई स्टेशन पर ट्रेन रुकी। ट्रेन रुकने के झटके जो थे उससे प्रेरणा होश में आई और वह अपनी आंखें खोली तो देखती है कि वह मुंबई पहुंच चुकी है। उसने रीना जी को और रोहित को उठाई और ट्रेन से बाहर आई। मुंबई बहुत बड़ी शहर और बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा वाला था, फिर भी यहाँ रहने के लिए वह रेडी थी। इतने बड़े शहर में उसे अब ढूंढ पाना अब किसी की भी बस की बात नहीं थी। वह एक रहने की जगह ढूंढने लगी। तभी वह रास्ते में जा रही होती है कि उसकी मुलाकात एक सलोनी नाम की लड़की से हुई। सलोनी भी अकेले यहाँ रहती थी, वह भी किराए के घर में। प्रेरणा उससे बात की। तभी सलोनी कहने लगी, चलो तुम मेरे साथ ही रहना जब तक से तुम्हारा कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता रहने के लिए। अब सब लोग मेरे साथ मेरे घर पे रह सकते हैं। इस पर प्रेरणा कहने लगी, नहीं, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। तभी सलोनी बोली, तुम मुझ पर बोझ नहीं बनोगी, तुम यहाँ पर रहकर जॉब कर सकती हो और यहाँ पर हर तरह के जॉब मिल जाएंगे तुम्हें, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेरणा कहने लगी, मैं कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मगर वह ईमानदारी की होनी चाहिए। सलोनी कहने लगी, हाँ, ईमानदारी की ही होगी, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो और चलो मेरे साथ। वह वहाँ से सबको लेकर के अपने घर गई। रीना जी यह सब देख करके बहुत ज़्यादा हैरान थी कि भगवान ने उन सबको मदद करने के लिए इस लड़की को भेजे। रीना जी उस सलोनी को बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद दी और कहने लगी, बेटा, इतना सब कुछ हमारे लिए करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है और हम तो आपके अनजाने हैं, फिर भी आपने हमारी मदद की। यह सुनकर सलोनी कहने लगी, आंटी जी, इसमें इतना भी बड़ा काम नहीं किया है मैंने, जो आप इतना सब कुछ कह रही हैं। मैं तो बस घर पर अकेले रहती हूँ और सच पूछिए तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेले इस दुनिया में हूँ और मैं अकेले किराए के घर में रहती हूँ। मुझे वह घर काटने को दौड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मैं पूरी दुनिया में ऐसे अकेले रहूँ। यह सुनकर प्रेरणा बोली, फिर सलोनी, आपके मम्मी पापा? सलोनी कहने लगी, मेरे मम्मी पापा का एक बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हो गया। वह यहाँ से गांव जा रहे होते हैं कि अचानक से ट्रक से टक्कर हो जाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया उनका
अब मेरे मम्मी पापा ही मेरी दुनिया थे और वहीं अब नहीं रहे। इतना कहकर वह अपनी आंखों में आंसू भर ली। यह देखकर के प्रेरणा फ़ौरन से सलोनी को गले लगा ली और कहने लगी, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हुआ है आपके साथ। सलोनी बोली, नहीं, किसी को क्या ही पता होगा, वह तो पूछेगा ही ना। और वह कहने लगी, ठीक है, हम अभी आते हैं, हाथ मुंह धो करके आप लोग भी बैठिए। घर तो उसका बहुत अच्छा था, एक हॉल था, किचन था और 2 कमरे थे। सलोनी आई और कहने लगी, आप सब लोग भी फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। इतना सुनते ही प्रेरणा बोली, नहीं, आप हम लोगों की वजह से परेशान क्या होना, आप बस बैठिए। रीना और रोहित दोनों फ्रेश होने के लिए चले गए। ट्रेन सुबह से ही मुंबई पहुंच चुकी थी, मगर सुबह से लेकर शाम हो गई थी। प्रेरणा और रीना जी को वहां पर किसी ने भी कमरा ढूंढने में मदद नहीं करवाया, क्योंकि वहां कोई किसी को नहीं पूछता है। कोई किसी के बारे में पूछना तो दूर, देखते तक नहीं है लोग, वह सिर्फ खुद में ही मग्न रहते हैं, क्योंकि मुंबई शहर बहुत ही बड़ा शहर है और वहाँ के लोग खुद में ही खोए हुए रहते हैं। प्रेरणा जिस हालत में इस वक्त मुंबई पहुँची थी, उस हालत में उसको देख करके कोई भी उससे बात तक करना सही नहीं समझता था। भले ही वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी, मगर उसे देखते ही मुंह मोड़ लेते थे लोग, क्योंकि वहाँ के फैशन और पहनावे देखकर ही लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। सलोनी यहाँ का रवैया तो अच्छे से जानती थी। रात हो चुकी थी तो सलोनी कहने लगी, मुझे पता है आप लोग कुछ नहीं खाए होंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा ही हाई रेंज का है और आप लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। कल ही मैं प्रेरणा के जॉब की बात करके आऊँगी और मुझे सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, मैं वह सब सबमिट कर दूँगी ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए और जल्दी। इतना सुनकर प्रेरणा कहने लगी, मेरे पास तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने पढ़ाई भी बहुत कम की है। यह सुनकर सलोनी थोड़ा सोच में पड़ गई कि डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से तो यहाँ जॉब मिलना नामुमकिन है। तभी रीना कहने लगी, मैं यहाँ घरों में काम कर सकती हूँ। यह सुनकर के सलोनी बोली, आंटी, आप काम करेंगे, यह अच्छा नहीं लगेगा। यह सुनकर के रीना जी कहने लगी, बेटा, मैं और कर भी क्या सकती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ उसमें से यही काम आता है मुझे, इतना तो मदद कर ही सकती हूँ। सलोनी बोली, मेड का काम यहाँ पर बहुत ही अच्छे घरों में मिल सकता है और वह भी बहुत ही अच्छा काम, तो आप कल सुबह से ही मेरे साथ चलेंगी, मैं आपको बहुत अच्छा घर दिला दूँगी। रीना जी बोली, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। सलोनी किचन में गई और रोटियां बनाने लगी। उसे अकेले काम करते हुए देखकर प्रेरणा भी उसके साथ गई और वह भी उसका हाथ बढ़ाने लगी। दोनों ने मिलकर के डिनर बनाया और सबने मिलकर के एक साथ खाना खाया। आज सलोनी सच में बहुत खुश थी, क्योंकि रोज़ अकेले उसे घर पर रहना होता था तो उसका मन नहीं लगता था, अकेले बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी। मगर आज प्रेरणा के आने से उसका शाम से रात हो कैसे हो गई पता ही नहीं चला। वह इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी खुशी सब लोगों ने डिनर किया। सलोनी और प्रेरणा एक कमरे में चली गईं सोने। रीना और रोहित एक कमरे में सोए। अगली सुबह प्रेरणा की आंखें 6 बजे खुली। वह उठकर बैठ गई और सोचने लगी, कैसे होगा यह सब कुछ, मुझे तो यहाँ का कुछ पता नहीं है और ना ही मैं अच्छे ढंग से पढ़ाई की हूँ और ना ही मैं पढ़ी हुई हूँ, तो आज मुझे नौकरी मिल जाएगी, मगर अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मगर कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रेरणा को सुबह सुबह उठते ही सोचते हुए देखकर सलोनी बोली, तुम क्या सोच रही हो, तुम जॉब की बातें सोच रही हो ना, मुझे सब पता है, तुम टेंशन नहीं लो, मैं आज जाकर बॉस से बात करती हूँ, वह ज़रूर कुछ ना कुछ काम ज़रूर सोचेंगे, मैं उन्हें फ़ोर्स करूँगी। इतना कहकर सलोनी वहाँ से बाहर चली गई और ऑफिस के लिए रेडी होने लगी।
उधर रीना भी उठ करके खुद से नाश्ता बनाने लगी और खुद भी तैयार हो गई। आज ब्रेकफास्ट रीना जी ने बनाया था तो प्रेरणा बोली, मासी आपने नाश्ता बनाया सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। सलोनी भी बहुत तारीफ़ की और बोली, चलिए आंटी आपको मैं घर दिखा देती हूँ, पास में ही है। इतना कह कर के और अपना लंच बॉक्स पैक करके सलोनी ऑफिस के लिए निकल गई। घर में बच गए सिर्फ प्रेरणा और उसका भाई रोहित। वह दोनों भी ब्रेकफास्ट कर चुके थे। दीदी अब क्या होगा, क्या मैं पढ़ाई कर पाऊँगा? इतना बड़ा शहर में पैसे भी बहुत लगेंगे ना, लेकिन मुझे पढ़ना है क्योंकि सलोनी दीदी जो कह रही थी कि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ना। यह सुनकर के प्रेरणा बोली, तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना, तुम ज़रूर पढ़ाई करोगे। और मासी भी गई है ना, और मैं भी कुछ सोचती हूँ। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में प्रेम सिंघानिया अपने ऑफिस में कैबिन में बैठा हुआ था। तभी उसके कैबिन में किसी की एंट्री होती है। वह बहुत ही गुस्से में बोला, यस कम इन। उसको देख कर के बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगा, ऐसे काम नहीं होता है, तुम जो भी करते हो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ ही करते हो। यह फ़ाइल पकड़ो और दोबारा से इस फाइल को रेडी करके लाओ, और इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें इस नौकरी से दफ़ा कर दूंगा। वह कोई और नहीं बल्कि अमन के जगह पर वह कुछ दिनों के लिए असिस्टेंट बना हुआ था। अमन थोड़ी ऑफिस के काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था, जिस वजह से वह उसके ऑफिस का ही एम्प्लॉय था। वह असिस्टेंट के हिसाब से काम करवा रहा था। जैसे ही बबलू बाहर निकला तो सलोनी खड़ी थी। जी हाँ, सलोनी सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में ही काम करती थी। बबलू से वह टकराते हुए बची तो कहने लगी, क्या हुआ बबलू सर, आप इतना हड़बड़ाए हुए में कहाँ जा रहे हैं? बबलू का रंग उड़ा हुआ था। वह कहने लगा, ऐसा बॉस रहेगा तो किसी का भी गड़बड़ाहट में काम खराब हो ही जाएगा। वैसे तुम बताओ कहाँ जा रही हो इस वक्त? बॉस का मूड सही नहीं है, तुम नहीं जाओ तो ही अच्छा है। इतना सुनकर सलोनी बोली, नहीं मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे सर से बहुत अर्जेंट बात करनी है, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा और वह कहीं चले भी जाएंगे। यह कहकर के वह उस गेट से एंट्री कर दी, और जैसे ही सलोनी प्रेम के कैबिन में अंदर गई तो उसे देखकर प्रेम कहने लगा, क्या बात है, कुछ कहना है मुझसे? क्योंकि मुझे तो कोई काम नहीं है यहाँ पर तुम्हारे लिए। सलोनी बोली, सॉरी सर, मुझे पता है कि आपने मुझे नहीं बुलाया है, लेकिन मुझे कुछ आपसे ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर सलोनी चुप हो गई तो प्रेम उसकी तरफ देखने लगा और बोला, आगे बोलो, चुप क्यों हो गई? सलोनी हकलाते हुए बोली, सर वह मेरी एक दोस्त है, वह जॉब करना चाहती है। क्या मैं इस वक्त असिस्टेंट के जॉब के लिए अमन सर से जो अपॉइंटमेंट रखी हुई थी, उस बेसिस पर मैं अपनी दोस्त को इतना कहकर के वह चुप हो गई। तो यह सुनकर के प्रेम बोला, ओके, तुम अपनी दोस्त को लाओ, मैं उसका इंटरव्यू लूँगा और देखता हूँ कि वह कहाँ तक कर पाती है, उसके बेसिस पर आगे मैं कुछ कर पाऊँगा। सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के आना, मुझे वह सारे चेक भी करने होंगे। इतना कहने के बाद में वह फिर से अपने फाइल पर काम करने लगा और सलोनी से बोला, अब तुम जा सकती हो। सलोनी बोली, ओके सर, और वह उसके कैबिन से बाहर आ गई। बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि अब प्रेरणा को जॉब मिल जाएगी, मगर उसके पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हैं, तो फिर कहाँ से आएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी सोच में खोई हुई कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। वह फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि प्रेरणा का था। वह कहने लगी, सलोनी क्या हुआ मेरी जॉब का? सलोनी बोली, जॉब का तो मैं बात कर चुकी हूँ सर से, बट वो क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स। इतना कहकर के वह चुप हो गई। सलोनी के चुप होने से प्रेरणा बोली, तो क्या हुआ, मुझे वहाँ ही जॉब करना ज़रूरी तो नहीं है ना? मुझे दूसरी जगह भी कहीं पर बात करके जॉब लगवा दो, मैं कुछ भी कर लूँगी, उसकी टेंशन तुम नहीं लो।
मैं किसी शॉप पर भी सेलर का वर्क कर सकती हूँ। यह सुनकर के सलोनी बोली, अच्छा ठीक है, रुको मैं कुछ करती हूँ। सलोनी काफ़ी समय से यहाँ पर ऑफिस में काम करती थी, जिसकी वजह से उसे यहाँ बहुत सारे लोग जानते थे। उसने अपनी एक दोस्त श्रुति के पास गई और कहने लगी, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि चल मॉल में वर्क करते हैं, क्या उस मॉल में भी सीट खाली है वर्क के लिए? तभी श्रुति सलोनी के पास आई और स्माइल करते हुए बोली, अरे हाँ यार, वहाँ सीट खाली है, चलना चलते हैं, यहाँ से तो बेहतर ही होगा, वहाँ बहुत सारे लोग भी दिख जाएंगे। यहाँ तो बस एक ही खड़ूस बॉस का फेस देख करके मैं तंग आ चुकी हूँ। इतना सुनते ही सलोनी बोली, मैं खुद के लिए नहीं बल्कि मैं अपनी एक दोस्त के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि उसके पास स्टडी से जुड़ी हुई कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। यह सुनकर के श्रुति बोली, अच्छा, मुझे लगा कि हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो सलोनी बोली, तो क्यों ना हम लोग दोनों लोग साथ में चलते हैं उस मॉल में और बातें करते हैं वर्क रिलेटेड कुछ। इतना सुनकर के श्रुति बोली, अच्छा ठीक है, शाम होने दो तो चलते हैं। देखते ही देखते शाम हो गया और वह दोनों ऑफिस से छुट्टी लेने के बाद फ़ौरन से मॉल चली गईं। मॉल में जाकर उन लोगों ने प्रेरणा के लिए सब कुछ बात कर चुकी थी। बहुत ही वहाँ अच्छा खासा पैसा मिलने वाला था, महीना के 30,000 रुपये। जब सलोनी आकर घर पर प्रेरणा को बताई तो प्रेरणा बहुत ज़्यादा खुश हुई और नेक्स्ट दिन के लिए वह बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। वह फ़ौरन से सुबह उठी और फटाफट से तैयार होकर के सलोनी के साथ निकल गई। वहीं रीना जी को वह काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके घर में सिर्फ मर्द ही मर्द थे, इसीलिए वह घर पर ही अब रहना चाहती थी। क्योंकि रोहित जो अकेले घर पर रहता था, इसीलिए वह रोहित के साथ ही रहेगी। प्रेरणा ने भी कह दिया था कि मैं इतने पैसे आप लोगों के लिए ही तो कमा रही हूँ ना, आप लोग घर पर रहिए और अगर सब कुछ सही रहा तो हम रोहित को अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा देंगे। इतना कहकर के सलोनी और प्रेरणा निकल गईं। सलोनी आज जल्दी निकली थी, क्योंकि प्रेरणा के साथ में उसको मॉल जाना था। वहाँ के मॉल वाले ने प्रेरणा को अच्छे से सारा काम समझा दिया। प्रेरणा को भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, और भी बहुत सारी लड़कियाँ थीं। वह सब कुछ सेट करके सलोनी वहाँ से अपने ऑफिस चली गई और वह यह भी कहकर गई थी कि प्रेरणा, तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे कॉल करना। प्रेरणा के पास एक छोटा सा फ़ोन भी था। क्या प्रेरणा को यहाँ प्रेम जान पाएगा? क्या होगा जब प्रेरणा और प्रेम एक दूसरे के सामने फिर से एक बार टकराएंगे? तो यह जानने के लिए इस कहानी के साथ बने रहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को ज़रूर लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।